मैम मैं स्टार्ट करूं? जी आप स्टार्ट करिए। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर केस स्टडी है एशपुरी रेलवे कैरेज और जो आयरन कंपनी लिमिटेड थी और रिची की। अब इन दोनों की बैक स्टोरी लाइन ये है कि एशपुरी रेलवे जो है इसके पास ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी बेल्जियम की। इसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था कि ये किसी भी मतलब के पूरे बेल्जियम के अंदर रेलवे की ट्रैक बचाती थी, उसको लैंड पे देती थी, कैरेजेस देती थी और ये वैगन भी बनाती थी रेलवे की। मतलब कि रेलवे का ऑल एंड ऑल काम जितना था ना वो एशपुरी की कंपनी करती थी। अब जो रिची की कंपनी है वो भी ये काम करती थी, लेकिन वो थोड़ा उसको डिमांड उसकी कम थी, ज्यादातर काम एशपुरी को मिलता था। अब जो इस केस स्टडी को इसकी जो हेडिंग है उसको हम बोलते हैं डक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अब ये डक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या चीज है ये आपको मैं एंड पे बताऊंगा। ये केस के साथ साथ आपको पता चल जाएगा। अब एशपुरी जी जो मेमोरेंडम था उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके ऊपर साफ साफ उसके ऑब्जेक्ट लिखे हुए थे कि एशपुरी की कंपनी रेलवे का ट्रैक बना सकती है, उसको बेच सकती है, उसको लैंड पे दे सकती है और जितनी भी रेलवे की वैगन्स है उनको भी बना सकती है, बेच भी सकती है, लैंड्स पे दे सकती है। अब तीसरे नंबर पे ये चीज है कि जब एशपुरी की कंपनी ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे ऑलरेडी, फिर जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है 1864 में बेल्जियम की गवर्नमेंट ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने पूरी बेल्जियम के सिटी के अंदर आपने ये रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। तो एशपुरी की कंपनी ऐसी थी, अब वो इनकार नहीं कर सकती थी क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, लेकिन बस मसला ये था कि उनके ऑलरेडी इतने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, वो इतना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि रिची की जो कंपनी थी, रिची के पास एशपुरी के पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को साथ लेके चले और पूरी बेल्जियम कंट्री में रेलवे ट्रैक्स को देखे। तो उसने क्या किया कि रिची की कंपनी के साथ रब्ता किया और रिची ने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं पूरी बेल्जियम के अंदर काम करने को रेडी हूँ, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है पैसा। मेरे पास पैसे नहीं है। तो एशबरी की कंपनी ने कहा भाई मसला ही कोई नहीं, हम आपको फाइनेंस करेंगे, आप काम स्टार्ट करें। अब रिची की कंपनी ने तो काम स्टार्ट कर दिया, एशपुरी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर अब एक चीज सोचने वाली है कि एशपुरी ने रिची के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको हम फाइनेंस करेंगे। तो अब ये एशपुरी की जो कंपनी का मालिक था सीईओ, उसने बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जब उसने पैसे वगैरह दे दिए, फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया रिची को, तो एशपुरी के जो शेयर होल्डर्स थे वो आए इसके पास एशपुरी के पास और उसको समझाया कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज साफ साफ लिखी है कि हम बना सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी को फाइनेंस नहीं कर सकते, हम किसी भी कंपनी को पैसे नहीं दे सकते। अब ये बात एशपुरी को पता चली, तो वो वापस गया रिची के पास और उसको कहा कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी है, तो इस वजह से हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आगे चला सकते, तो लिहाजा आप मेरे पैसे वापस करें जो मैंने आपको फाइनेंस किए हैं। अब यहाँ पर रिची जो था वो मुकर गया, वो कहता है भाई मैं आपको पैसे वापस नहीं कर सकता, मैं तो अब आगे लगा रहा हूँ और मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया है। फिर ये एशपुरी ने केस पुट किया कोर्ट में। जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने इसकी सारी सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला ये दिया। कोर्ट ने सबसे पहले एशपुरी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा कि इनके ऑब्जेक्ट क्या है। तो उस पर जब साफ साफ लिखा हुआ था कि आप बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनेंस नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने कहा रिची को कि आप सारे पैसे एशपुरी को वापस करें। जब कोर्ट ने ये फैसला किया तो रिची ने आगे कोर्ट को ये कहा कि जब सारे शेयर होल्डर इकट्ठे होके इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर कोर्ट ने उसको आगे से क्रॉस में ये जवाब दिया कि ये जब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं इस चीज को है कि जब कोर्ट उसके मतलब कि ना वो नहीं वापस कर सकती, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जब आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है चीज, वो चेंज नहीं हो सकती। अब कर करा के एंड पे फैसला ये हुआ कि जब आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चीज लिखी हुई होती है वो चेंज नहीं हो सकती। तो कोर्ट ने उसको ये कहा कि भाई आप इसके पैसे वापस कर दें। फिर अशपुरी ने क्या किया, रिची ने क्या किया, उसकी सारी जितनी भी फाइनेंस हुई थी वो पैसे वापस हो गए। और इसी वजह से इस एक्ट को कहा जाता है डक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, कि एक दफा जो आपके ऑब्जेक्ट में चीज लिखी जाए तो बेशक शेयर होल्डर सारे मुत्तफिक हो जाए तब भी वो चीज चेंज नहीं हो सकती। तो ये था हमारे पास एशबरी और कैरेज और रिची का केस। थैंक यू सो मच हारिस, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा कोई केस है इसमें जो आप अभी अभी एक्सप्लेन करना चाहते हैं? मैम पहले दो केस हैं, वो अगर कहती है दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी प्लीज, ये मैं स्लाइड शेयर कर देती हूँ। दिस इज ये वाला केस है। नहीं, इससे नीचे वाला। ये दिस वन। जी जी, ये वाला। चलें स्टार्ट करें। अच्छा, डोंगवी और स्टीवनसन का केस 1932। ये केस जो जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है वो बेस ऑन नेग्लिजेंस एंड ड्यूटी ऑफ केयर।
मतलब कि आपकी नेग्लिजेंसी और ड्यूटी ऑफ केयर के ऊपर बेस है। अब इस केस की जो बैकग्राउंड है वो कहानी ये है कि जो डोंगवी है वो अपनी दोस्त के साथ जाती है एक रेस्टोरेंट में, वहां पर जाके एक बोतल ऑर्डर करती है वाइन की। ठीक है, और जब अब यहाँ पर बात चीज देखने वाली ये है कि जो बोतल ऑर्डर करती है वो डोंगवी नहीं करती, डोंगवी की फ्रेंड करती है। ठीक है, वो वहां पर बैठ के वाइन पीते हैं। हाफ वाइन जब पी लेते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि उनकी वाइन की बोतल के अंदर एक स्नेल मरा हुआ है और उसकी ढांचा पड़ा हुआ है, डिकम्पोज बॉडी है स्नेल की। तो अब डोंगवी देखती है और उसको तकरीबन उस मालिक के पास जाती है, उसको कहती है इस तरह से आपके ना बोतल के अंदर से स्नेल निकला है। तो वो मालिक कहता है नहीं, ये हमारी बोतल में से नहीं निकल सकता। कर करा के डोंगवी 1 महीने के बाद बीमार हो जाती है और उसको जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोट्रिटाइड्स, मतलब कि गले की बीमारी हो जाती है। फिर डॉक्टर उसको बताते हैं कि जो आपने वाइन पी है ना उसके अंदर जो स्नेल की बॉडी थी उसकी वजह से ये आपको बीमारी लगी है। अब इस ये बात सुनते ही डोंगवी क्या करती है, स्टीवन सन के ऊपर केस कर देती है। स्टीवन सन जिनके से उन्होंने वाइन खरीदी होती है। अब जब स्टीवन सन के ऊपर केस होता है, स्टीवन सन पेशी पे जाता है। वहां पर जाके पहली बात ये करता है, कहता है कि देखें जी, मेरा और डोंगवी का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। और बात स्टीवनसन की भी ठीक थी क्योंकि स्टीवनसन से बोतल तो उसकी फ्रेंड ने खरीदी थी, डोंगवी ने तो खरीदी नहीं थी। तो स्टीवनसन कहता है कि भाई इसका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लिहाजा ये मेरे पर केस नहीं कर सकती, पहली बात। और दूसरी बात वो ये करता है, कहता है कि देखें इस तरह भी तो हो सकता है जो इसकी दोस्त ने खरीदी है वो भी तो कोई इसके अंदर मस्ती कर सकती है, वो भी तो इसके अंदर मिला सकती है, जिसकी वजह से वो स्टीवनसन केस जीत जाता है। लेकिन डोंगवी किधर रुकने वाली थी, डोंगवी चली जाती है फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, मतलब छोटे की कचहरियों से गुजर के वो स्टीवनसन जीत जाता है। जब हाउस ऑफ लॉर्ड में जाती है वहां पर जाके स्टीवनसन फंस जाता है। वो इस तरीके से फंस जाता है कि जो वहां के जज बैठे होते हैं वो टोटली स्टीवनसन के खिलाफ फैसला देते हैं। वो पहली चीज ये करते हैं, कहते हैं कि स्टीवनसन ने बेशक अपनी बोतलों की केयर करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन अब से वो वहां पर एक रूल भी लागू कर देते हैं कि जितनी भी आपकी चीजें मैन्युफैक्चरिंग होंगी इस कंट्री में, बेशक वो खाने के रिलेटेड हो किसी चीज के भी रिलेटेड हो, तो उसके ऊपर एक उन्होंने बना देते हैं एक वो कानून सा पास कर देते हैं कि जो मतलब कि उन्होंने लेना होता है मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स होता है, फूड आर्टिकल, जिसको उन्होंने पास कराना होता है। अगर जब तक कोई भी लैब या कोई भी लेबोरेटरी उसको पास नहीं करेगी तब तक ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। एक चीज ये ऐड हो जाती है। और दूसरे में ये एक मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी लगा देते हैं कि जो भी वो प्रोडक्ट बनाएगा उसके अंदर से कुछ भी जहरीली चीज या कुछ भी इस तरह निकलेगा तो वो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि खरीदने वाले की। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नेग्लिजेंसी और ड्यूटी ऑफ केयर, कि आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो अगले बंदे की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो बिजनेस बंदा कर रहा है उसके अंदर कोई भी इस तरह की चीज ना हो कि जो अगले बंदे की सेहत को नुकसान दे। ये था हमारे पास दूसरा केस। उसके बाद मैम नेक्स्ट स्लाइड करें। ठीक है, इससे भी नेक्स्ट ठीक है, यही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अगला केस आता है, किसका केस है, इसके जी मैम इससे नेक्स्ट स्लाइड पे है वो। ठीक है, फोर्स और हार्बोटल का केस ना 1843। अब फोर्स और हार्बोटल का केस ये है कि फोर्स और हार्बोटल एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अब इन दोनों का काम क्या है कि ये एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ना कि मालिक हैं। ठीक है, अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये अपने ही डायरेक्टर के ऊपर केस कर देते हैं, कहते हैं कि इसने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, अपनी ही प्रॉपर्टी कंपनी को बेच के खुद ही खरीदी है, और इसने कुछ तीन चार गलत काम भी किए हैं, और उनकी डिटेल वो करके वो उस डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्ट केस कर देते हैं कोर्ट के अंदर। अब जब डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्ट केस हो जाता है कोर्ट में, तो ये कोर्ट में पेश होता है, डायरेक्टर भी पेश होता है, ये दोनों भी पेश होते हैं। तो कोर्ट क्या फैसला करता है, कोर्ट कहता है कि देखें जी, कंपनी जो है, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, ना कि डायरेक्टर के ऊपर केस कर सकते हैं। पहली चीज कोर्ट ये कहता है। दूसरी चीज कोर्ट कहता है कि देखें, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोर्ट कभी भी आपके मतलब कि कोर्ट कभी भी अंदर नहीं पड़ेगा कंपनी के इंटरनल मामलात में। तो ये आप इस तरह करें कि अपने शेयर होल्डर्स के पास जाएं और उनके साथ बैठ के ये इस केस को उनके पास पहुंचाएं और उनको बताएं कि इन्होंने इस तरह ऐसा घपला किया है। तो फिर आप कंपनी के ऊपर केस करके हमारे पास आए, ना कि आप एक प्रॉपर बंदे इसी डायरेक्टर के ऊपर केस करके आ गए, ये कंपनी के इंटरनल मामलात हैं। फिर फोर्स और आर्बिट्रल जाते हैं शेयर होल्डर्स के बाद सारे। अब इस चीज से हमें क्या सबक मिलता है, पहली चीज तो ये हमें पता चलती है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कभी भी के कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते।
अगर उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर केस करना है तो उसके 7 एक्सेप्शंस हैं जिनको उन्होंने फॉलो करना होगा। तो इन 7 एक्सेप्शंस को याद करने का जो आसान तरीका है वो हमारे पास ये है कि अगर हम इसका ना एक रटा लगाते हैं BF का रॉन्ग रूप, ये मतलब कि एक है BFWRONGRUPP, ये 7 एक्सेप्शन बन सकती है। बी से बनता है ब्रांच ऑफ ड्यूटी बाय डायरेक्टर, F से बनता है फ्रॉड और माइनॉरिटी, W से बनता है रॉन्ग डोर्स इन कंट्रोल, R से बनता है रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी बट इज पास बाय सिंपल मेजोरिटी, U से बनता है अल्ट्रा वायरस एक्ट, P से बनता है प्रिवेंशन ऑफ O&M ओमिशन एंड सब्जेक्शन, और P से बनता है लास्ट वाला पर्सनल एक्शन। अगर तो इन 7 एक्सेप्शंस के अंदर अंदर है फिर मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है अगर सिंगल बंदा भी केस कर सकता है। अगर इन 7 एक्सेप्शंस के अंदर नहीं है तो कभी भी सिंगल शेयर होल्डर केस नहीं कर सकता। तो इधर से कोर्ट ये फैसला करती है कि मिनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपका कभी भी केस नहीं कर सकते। फिर ये जब जाते हैं फोर्स और हार्बोटल कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास, वहां पर जाके इनको पता लगता है कि जितने भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी डायरेक्टर के हक में हैं। उन्होंने इन दोनों की बात को रिजेक्ट कर देते हैं और इनको इनके शेयर्स भी वापस लेने का फैसला करते हैं। फिर वो बहुत इनकी लंबी कहानी चलती है। बस फाइनल ये फैसला होता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होती है वो डायरेक्टर के हक में फैसला करती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टर के ऊपर केस नहीं होता और फोर्स और हार्बोटल हार जाते हैं केस।